हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्याय नेस्ट लीगल स्टडीज मेड इजी। तो आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस वीडियो में। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये वन शॉट वीडियो है, तो आपको बार बार अलग अलग पार्ट्स में से देखना नहीं होगा। सबसे पहले जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो यार देखो, एक कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था और लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की, तो तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि लॉज को बनाते हैं, दे मेक लॉज, तो लेजिस्लेचर है लॉ मेकिंग बॉडी। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को, उस कानून को एग्जीक्यूट करना, यानी कि इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना। और तीसरा हमारे आते हैं जुडिशरी, जो कि आपको पता है कि उनका काम ये होता है कि अगर डिस्प्यूट्स अराइज हो सॉल्व करते हैं एंड साथ ही साथ लॉस को इंटरप्रेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी कहती क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी ये कहती है कि यार देखो, ये जो तीन फंक्शंस है ना, ये तीन डिफरेंट अथॉरिटीज परफॉर्म करेगी। यानी कि लेजिस्लेचर का फंक्शन लॉ बनाने का है तो वो लेजिस्लेचर परफॉर्म करेगी। जुडिशरी का फंक्शन ये है कि वो इंटरप्रेट करेगा लॉ, तो वो जुडिशरी करेगी। तो ऐसे ही तीनों के जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है और तीन डिफरेंट अथॉरिटी ही करेगी। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वाले फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी केप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें ये बोला गया है कि जो तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर विल नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड सेम गोज फॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल। तो ये सारे डिफरेंट रहेंगे, सेपरेट रहेंगे और आपस में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और हर एक ऑर्गन जो है वो इंडिपेंडेंट होगा एंड ऑफ द कंट्रोल्स ऑफ द अदर। मतलब कि इंडिपेंडेंट होगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाने का है तो उसे वो बनाने दो, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, और each organ shall exercise its power within own sphere. This doctrine entails that each organ shall not encroach or interfere with the powers and independence of other organs of the government. इसका मतलब ये है कि सबका अपना खुद का एक jurisdiction है, खुद की अथॉरिटी है, खुद का फंक्शन है और एक दूसरे के फंक्शन में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। इफ एनी ऑर्गन एनक्रोचेस इनटू द टेरेन ऑफ अदर ऑर्गन, अगर कोई भी ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, दूसरे ऑर्गन के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो वो चेक होनी चाहिए। एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इससे बनता है। ठीक है, और हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है इसमें तीन ही ऑर्गन होते हैं, ना ही इससे ज्यादा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, ना ही इससे कम हो सकते हैं। आगे, ऑन द होल सेपरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज जब रिटन में होती है ना तो हमारे पास एक एविडेंस की तरह वो सर्व करते हैं कि देखो यार, यहाँ पे ना लिखा हुआ है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, जहां पर ये लिखा हो कि किस ऑर्गन की क्या पावर है, कि लेजिस्लेचर के पास क्या क्या पावर्स है, एग्जीक्यूटिव के पास क्या क्या पावर है, जुडिशरी के पास क्या क्या पावर है, लिखा होना चाहिए। The power shall be so defined and divided to create a system of check and balances. अब देखो, जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस ऑफ पावर की बात करते हैं कि एक ऑर्गन जो है वो दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर बाय चांस एक ऑर्गन दूसरे में इंटरफेयर कर रहा है तो फिर जुडिशरी बोल सकता है कि भाई एग्जीक्यूटिव, तुम लेजिस्लेचर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस रहता है। अब इसमें कार्ल जे फ्राइडरिच जो है, इन्होंने जो है ये जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है और इन्होंने जो है डिफाइन करा है प्रॉपरली कि सेपरेशन ऑफ पावर की तीन चीजें होती है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर तीन चीजें की तरफ हमें डायरेक्ट करता है। सबसे पहले, द सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि सपोज आई एम अ पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर, सो आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर मैं लेजिस्लेचर की पार्ट हूं तो मैं एक ऑर्गन की पार्ट हूं ऑलरेडी, तो मैं भाई एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं बन सकती। एक पर्सन है वो एक ही ऑर्गन का पार्ट रहेगा। वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल एंड इंटरफेयर इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन ऑफ अदर। अब एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरफेयर इन द एग्जीक्यूटिव वाले फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट फंक्शन कैन नॉट इंटरफेयर इन द लेजिस्लेचर वाला डोमेन। वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ अदर। डेफिनेटली भाई, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, तो सब अपने फंक्शंस परफॉर्म करें। ठीक है,
अब मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्रिन्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, देखो यार जो अभी तक सेपरेशन ऑफ पावर की बात हमने करी वो एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, जो हमने देखी। बट ये जो मॉन्टेस्क्यू है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंच फिलोसोफर रह चुके हैं और इन्होंने जो है बताया है कि किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर इनके हिसाब से फ्रेम हुआ और ये सेपरेशन ऑफ पावर को किस तरह से डिफाइन करते हैं। The most original, systematic, as well as scientific elaboration of the concept of separation of power has been given by the French philosopher Baron de Montesquieu. तो इनका फुल नेम बैरन दे मोंटेस्क्यू है और इसकी प्रॉपर कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन करा है, जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते तो पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। कौन सी सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में, ठीक है। अब इन्होंने जो है क्या बोला यार, देखो ड्यूरिंग हिज टाइम ही सॉ द ऑप्रेसिव एंड डिस्पोटिक रूल ऑफ फ्रेंच किंग लुइस 14। तो देखो आप जानते होंगे 9th में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उस टाइम पे जो रूलर थे वो लुइस 14 थे और वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव रूल एंड ऑटोक्रेटिक रूल करते थे, उनके हिसाब से चीजें चलती थी। अब ये भी उसी टाइम के व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये जो रूलर थे लुइस 14, इनके पास एब्सोल्यूट पावर्स थी, ठीक है, और ये अपने आप को आई एम द स्टेट, यानी कि जो भी चीजें स्टेट में चलती थी वो इनके विल के अकॉर्डिंग चलती थी, लोगों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी। लिबर्टी ऑफ पीपल जो थी वो सप्रेस थी अंडर डिस्पोटिक रूल, ठीक है। जब किंग के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, किंग के लिए कोई गलत लिख ही नहीं सकता, हर चीज रेगुलेट हो रही है, तो लिबर्टी ऑफ पीपल जो लोगों की फ्रीडम है भाई वो भी सप्रेस तो होगी ना। उसके बाद जब ये इंग्लैंड गए, ठीक है, तो पहले फ्रांस में रहते थे, फिर फ्रांस से गए इंग्लैंड। अब जब ये इंग्लैंड गए तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे कितनी ज्यादा आजादी है लोगों को, लोग अपने विचार, अपनी स्पीच, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे पास फ्रांस में नहीं थी, क्योंकि वहां पे तो इनके पास आजादी नहीं थी ढंग से। तो इन्होंने करा, ही वॉज वेरी इम्प्रेस विद द थॉट्स ऑफ लॉक, तो लॉक के ये थॉट्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। लॉक भी एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे एंड इन्होंने कंपैरिजन करा। अब इन्होंने कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करा कि किस तरह से फ्रांस में सिस्टम चल रहा है गवर्नेंस का और किस तरह से सिस्टम जो है इंग्लैंड में चल रहा है, दोनों में कितना फर्क है यार, इंग्लैंड में कितनी आजादी है और यही जो अगर हम फ्रांस की बात करें तो उस वक्त आजादी नहीं थी। तो उस टाइम पे इन्होंने ये थ्योरी निकाली सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट की। इन्होंने बोला कि यार देखो हर एक जगह जो है, जैसे अब इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक क्वीन है, एक पार्लियामेंट है और लॉ के कोर्ट्स है। इस तरह से जो है सेपरेशन ऑफ पावर चल रहा है और सेपरेशन ऑफ पावर जो है इन्होंने एक अपनी खुद की डॉक्ट्रिन निकाली जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। एंड फेमस बुक स्पिरिट दिस लॉ, ठीक है। नाउ आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बिकॉज मेरे पास फ्रेंच नहीं थी, तो हो सकता है गलत बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज, इसका नाम है और ये 1748 में निकाली गई थी। ओके, सो अभी हमने रीजन पढ़ा कि किस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है ये एग्जिस्टेंस में आई, उसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है। अब मॉन्टेस्क्यू ने इसे डिटेल में एक्सप्लेन करा कि जब वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद की बुक स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा था जिसमें इन्होंने पूरी इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था, तो इनका क्या मतलब था। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। He advised the division of power is necessary in between the legislative, executive and judicial system। तो डेफिनेटली इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर देखी, क्योंकि जब ये इंग्लैंड गए तो उन्होंने देखा कि यार इंग्लैंड में तो सेपरेशन ऑफ पावर है, कितना अच्छे से गवर्नेंस का सिस्टम है। तो इन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और एक जुडिशियल सिस्टम हर एक देश में होना चाहिए। इन्होंने बोला कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मस्ट एक्सरसाइज द 3 डिफरेंट पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल। इसका मतलब ये है कि यार 3 डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे और वो 3 डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। When the legislative and executive power are united in the same person। अब ये रीजन बताते हैं कि क्यों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है सेम नहीं हो सकते, तीनों को अलग फंक्शन ही परफॉर्म क्यों करते हैं। अब इन्होंने बोला कि सपोज करो एक पर्सन है जो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, तो कोई लिबर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई अगर खुद सोचो एक पर्सन है जो लॉ बना भी रहा है और जो लॉ को लागू भी कर रहा है, तो हो सकता है कि वो टिरानिकल लॉज बनाए, यानी कि ऐसे लॉज बनाए जो कि इतने ज्यादा सही और करेक्ट ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो जब लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो उसे वेरीफाई कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव की क्या ये चीज सही है नहीं, और अगर सही नहीं है तो सजेशंस देते हैं वापस।
बट सपोज अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक ही पर्सन है तो वो तो कुछ भी लॉज बना सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं उन्हें टेरानिकल मैनर में, ठीक है। अब सपोज करो कि जुडिशियल पावर आर कंबाइंड विद द लेजिस्लेचर। अब वो बोलते हैं कि अगर सपोज करो कि जुडिशरी भी एक है और लेजिस्लेचर भी एक है, यानी लॉ बनाने वाला भी एक ही है और लॉ को देखने वाला भी एक ही है, तो लाइफ और लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स जो है वो इट वुड बी एक्सपोज टू द आर्बिट्री कंट्रोल ऑब्वियसली, ठीक है। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ही जरूरी है। एज सिमिलरली वेयर द जुडिशियल पावर इज कंबाइंड विद द एग्जीक्यूटिव पावर, अब सपोज करो जज भी एक ही है और उसे लागू करने वाला लॉ को भी एक ही है, तो जज हो सकता है कि इतने इंडिपेंडेंटली बिहेव ना करे, वो पार्शियल हो, वो वायलेंट और ऑप्रेसिव मैनर में हेल्प अपना रोल प्ले करें। इसलिए एक ऑर्गन में जो पावर है वो वेस्टेड नहीं होनी चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ ईच ऑर्गन इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ताकि जो गवर्नेंस है वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। अब फॉर safeguarding the liberty of people, each organ of the government shall have the obligation to act within the own sphere। इसका मतलब ये है कि अगर हमें आज़ादी चाहिए और इस तरह से पार्शियलिटी नहीं चाहिए तो नेसेसरी है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ओन स्फेयर में काम करे, हर की अपनी एक अथॉरिटी में काम करे, उसे ज़्यादा एक्सीड ना हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो कुछ कंट्रोल जो है रखे, देखो कंट्रोल होना सही है लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे, क्योंकि एट सम पॉइंट देखना सही है कि क्या लेजिस्लेचर जो लॉज बना रहे हैं वो सही भी है या नहीं, ठीक है। तो एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा नेसेसरी, और सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस तभी आ पाएगा जब हमारे यहाँ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा। इन्होंने ये चीज बताई। अब बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसके बीच में छोटा सा टॉपिक आता है जो मैंने इसमें ऐड नहीं करा है बिकॉज वो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है एंड इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। की बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस। अब देखो यार ये सेपरेशन ऑफ पावर के एडवांटेजेस क्या होंगे। देखो सबसे पहले अगर 3 डिफरेंट ऑर्गन होंगे तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जाहिर सी बात है यार, अगर एक पर्सन है, सपोज करो जैसे यूट्यूब का कंटेंट होता है, अब यूट्यूब के कंटेंट में अगर आप ही एडिटिंग कर रहे हो, आप ही पीपीटी बना रहे हो, आप ही पढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है क्योंकि एक ही पर्सन सारा काम कर रहा है तो टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं। बट अगर उसी काम को जब हम डिवाइड कर देते हैं कि एडिटिंग ये कर लेगा, बना वीडियो ये लेगी, पीपीटी ये कर लेंगे, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो जब काम को सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो पर्पस ऑफ स्टेट है एंड इट्स पीपल ये सर्व होता है, डेफिनेटली चीजें अच्छी तरीके से काम करती है क्योंकि हर एक ऑर्गन बेस्ट एफिशिएंसी में काम कर पाता है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को सेव करती है क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, जैसे अभी मॉन्टेस्क्यू ने रीजन बताया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक ही होंगे तो टिरानिकल लॉज बनेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। एंड अगली बात यह है कि देखो डेफिनेटली मॉन्टेस्क्यू ने डेवलप करी ये थ्योरी बिकॉज उन्होंने देखा था कि किस तरह से ऑप्रेसिव रूल हो रहा था फ्रांस में, ठीक है। तीसरी चीज जो सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार इससे स्टैब्लिश होते एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है नेसेसरी है कि हर एक देश में जुडिशरी हो वो पार्शियल ना हो, इम्पार्शियल जुडिशरी हो, टाइम बाउंड जस्टिस सबको मिले और इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और ये जो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है इससे स्टैब्लिश होता है, और जब सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मतलब कि यार अगर लेजिस्लेचर गलत लॉज बना रहा है तो एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं कि ये तो गलत, तुम दोबारा रिवाइज करके दो, तो ये बेनिफिट्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इससे डिफेक्ट्स नहीं है, हर चीज के अब जैसे हर चीज का देखो एक प्रोस होते हैं और कॉन्स होते हैं, तो इसके डिफेक्ट्स भी हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर अंडर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यार हम जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पता है क्या बोला जाता है, बोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीजें ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाई है, यूएसए से अपनाई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बनाई है, ठीक है, अपनाई है। तो आप लिखेंगे कि कौन से देश से कौन सी चीजें हमने अपनाई है क्योंकि ये आप लोगों का होमवर्क है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ पावर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी ही नहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं। एंड इन फैक्ट ब्रिटेन के पास जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था वो अनरिटन या अनकॉडिफाइड था, यानी कि वो प्रॉपरली लिखा नहीं गया था। जो भी हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट्स या फिर कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू आते थे उसी को सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ जो है माना जाता था, ठीक है। अब देखो हम तो पढ़ते हैं रीजंस के, क्यों डिफेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्रिन, इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं।
देखो सबसे पहले 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। देखो यार तीनों जो है, चाहे मैं लॉ की बात करूँ, लेजिस्लेचर की बात करूँ, एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, जुडिशरी, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है तो सर उसी लॉ को लागू करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव है। तो सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं कि यार तीन डिफरेंट टाइट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में तीनों को अलग कर दो, बट यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तीनों का काम कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, द लेजिस्लेचर डेलिब्रेट्स, द एग्जीक्यूटिव टेक रैपिड एक्शन। ठीक है, तो यानी तीनों का जो है कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्शन है, इसलिए प्रॉपरली सेपरेट करना तीनों को कि भाई तुम तीनों अलग ही फंक्शन परफॉर्म करोगे तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट्स द यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। देखो यार हमारे इंडिया में ना यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मैं सोचूं तो यार मैंने हर पॉलिटिकल साइंस के आंसर में यूजुअली लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे आए हैं उसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कोड डाल दिया। तो सेपरेशन ऑफ पावर यार अगर हम सेपरेट कर देंगे तो उस चीज से ना यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी और इसलिए स्मूथ एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी। द फंक्शन परफॉर्म बाय ईच ऑर्गन आर नॉट यूनिक। देखो वही चीज ये दोबारा रिपीट कर रहा है कि यार तीनों के फंक्शन कोई अलग ही नहीं है कि मैं बोलूँ लेजिस्लेचर बिल्कुल ही अलग लॉज बना रहे हैं, आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन है। नाउ उसी डिफेक्ट्स को कंटिन्यू करते हुए कि और क्या क्या डिफेक्ट्स है, तो यार देखो ये लाइन ना आप हर आंसर में यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट पॉल साइंस में भी यूज कर सकते हो, लीगल स्टडीज के साथ, और ये सुना भी होगा आपने कोट। तो ये कोट है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट। तो देखो यार सिंपल बात ये है कि पावर जो है वो करप्ट करती है, ठीक है, बट किसी को अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर दे देना तो वो तो पूरी तरह से ही करप्ट हो जाता है वो पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, इससे अगर हम इंटरकनेक्ट करें कि यार देखो थोड़ी बहुत पावर्स ठीक है बट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ही सेपरेट कर दो। ठीक है, लेजिस्लेचर को अपना एक पूरा फंक्शन दे दो कि वो लॉज बनाएगा, उस पर चेक ही नहीं होगा, तो वो चीज फिर थोड़ी गलत हो जाएगी। सेपरेशन ऑफ पावर जो है इट इज इटसेल्फ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पावर। ठीक है, द वर्ड फंक्शंस, अब देखो यार मैं सिंपल बात करूं, दो वर्ड होते हैं, एक फंक्शन होता है एक पावर। जब मैं पावर की बात करती हूँ तो हमारा मन में आता है कि फोर्स, राइट। फंक्शन की बात करती हूँ तो यानी कि वो क्या क्या फंक्शंस यानी एटीट्यूड ऑफ सर्विस, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है स्ट्रिक्ट सेंस में अप्लाई करी ही नहीं जा सकती, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे हम बोलते हैं कि यार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर में नहीं है। तो इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, वी हैव फ्यूजन ऑफ पावर इन इंडिया, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभार लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है वो कभी कभार जुडिशरी वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सिमिलरली इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है, ग्रोथ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इन वेलफेयर स्टेट, कि जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट बढ़ रही है, ठीक है, लोगों को बेटर फैसिलिटीज चाहिए, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लोगों को बेटर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, यानी एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस है वो ज्यादा परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो चुकी है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, यानी इंडिया में किस तरह से पावर सेपरेटेड है। अब देखो यार सबसे पहले मैंने चार्ट बनाया है, क्योंकि अगर इसका आंसर आता है और आप ये चार्ट बनाते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव कर देता है आपके आंसर को। साथ ही साथ यूएसए एंड यूके भी है इस वीडियो में, लेकिन वो लास्ट में, क्योंकि जब तक इंडिया का समझ नहीं आएगा तब तक यूएसए और यूके का समझना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अब सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लेजिस्लेचर है जिसमें लॉज, आपको पता है लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में दो चीजें आती है, एक आता है पार्लियामेंट और एक आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो पार्लियामेंट जो है सेंट्रल वाले पार्ट पे आता है, ठीक है, यानी सेंट्रल लॉज बनाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट के लिए लॉज बनाती है। जब मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ तो वी हैव लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट असेंबली में विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है, विधान परिषद इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस।
सिमिलरली इंडिया में एग्जीक्यूटिव है जो लॉज को इनैक्ट करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी आते हैं और एग्जीक्यूटिव में आईएएस ऑफिसर्स वगैरह आते हैं। अब आप एक बात पूछोगे कि मैम आपने लेजिस्लेचर के आगे यहाँ पे प्रेसिडेंट क्यों लिखा है? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। इसलिए इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं देखते, क्योंकि हम बहुत बार ये देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो दूसरे ऑर्गन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए इन इंडिया वी डू नॉट हैव स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रादर वी हैव फ्यूजन ऑफ पावर, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है। फिर जुडिशरी को आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ये जुडिशरी का पार्ट है। ओके, सो इंडियाज गवर्निंग सिस्टम इज ब्रॉडली सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रिटेन। अब देखो यार, इंडिया का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो काफी ज्यादा सिमिलर है ब्रिटेन के, ठीक है। इनफैक्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीजें अपनाई, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बोथ द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। Under the Constitution of India, the three organs of the government are legislature, executive and the judiciary. ठीक है, संविधान जो इंडिया का है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें जो की पॉइंट है वो है आर्टिकल 79। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 79 है वो ये कहता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं एंड साथ ही साथ 2 हाउसेस भी आते हैं। वो 2 हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और हाउस ऑफ पीपल कहते हैं हम लोकसभा को। अब देखो, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडॉप्ट नहीं करा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। देखो, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बिलीफ। मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो एक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वाले फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाले फंक्शन भी परफॉर्म करता है। स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है फ्यूजन ऑफ पावर है। अब एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, जो एग्जीक्यूटिव है उनमें सबसे बड़ा पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इन इंडिया जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। देखो, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास जो है नाम मात्र पावर होती है, क्योंकि जो रियल एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं वो माने जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। जो प्रेसिडेंट है वो फंक्शन जो भी परफॉर्म करता है, वैसा क्यों बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र पावर है उनके पास ज्यादा पावर नहीं है? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो सारी पावर्स एक्सरसाइज तभी करते हैं जब प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं उन्हें, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एडवाइस देते हैं, उसके बेसिस पे वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और यूजुअली जो भी एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को उन्हें मानना ही पड़ता है। इट इज कंसिडर्ड एज बाइंडिंग, वो माननी पड़ती है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं? देखो, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है, जिसमें आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है? 5 साल का टर्म होता है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करूं कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, तो देखो, प्रेसिडेंट के पास भी पावर है। अब प्रेसिडेंट वैसे तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है लेकिन लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। देखो, कभी कभार इमरजेंसी के टाइम, या आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप एक बार प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि जब तक वो चैप्टर समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी। तो प्रेसिडेंट जो है उनके पास बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर भी होते हैं, जैसे ऑर्डिनेंसेस। अब ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? ऑर्डिनेंसेस ऐसे लॉज होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, स्पेशली उस टाइम जहां पर इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो अब वैसे प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है लेकिन लेजिस्लेचर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। सिमिलरली प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा को डिसॉल्व कर दे यानी अबॉलिश कर दे। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दे, स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर दे, या फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इंपोज कर दे। और जब इमरजेंसी इंपोज होती है तो इनके पास काफी सारी पावर आ जाती है, राइट। एक एक्ट, एक लॉ तभी बनता है जब उसका प्रेसिडेंट का साइन होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन है? देखो यार, लेजिस्लेचर जो होते हैं डेफिनेटली इसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर आते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, ठीक है। एक बिल जो है वो एक एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं।
अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस ऑफ पीपल। यानी कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी गलत लॉ बनाने का सोचते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज क्या है। एंड यहाँ पे होता है कॉन्फिडेंस मोशन। अगर हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये तब तक पावर एंजॉय करते जब तक इनके पास सपोर्ट होता है लोकसभा के मेंबर का। अगर इन लोकसभा के मेंबर को लगता है कि नहीं यार इसमें इनमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है या गलत लॉस बना रहे हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ जा सकता है। सिमिलरली जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन भी पार्लियामेंट के मेंबर्स करते हैं और उन्हें इम्पीच यानी कि उन्हें हटाने की प्रोसेस भी पार्लियामेंट के लोग ही कर सकते हैं। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर की बात करें तो जो हमारा संविधान है इंडिया का वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या पावर्स है और फंक्शन है हमारे लेजिस्लेचर की। जैसे कि आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके पास पावर है लॉज बनाने की। और इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 जो है उसमें हमारे पास 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट पे लॉज जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट पे लॉज जो है वो कौन बनाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और साथ ही साथ जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकती है। अब इसके बाद तीसरा ऑर्गन आता है जुडिशरी। देखो जब जुडिशरी की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। कितने हाई कोर्ट है इंडिया में फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो 25 हाई कोर्ट्स इंडिया में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट होता है क्योंकि वो फाइनल और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है इन होल ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 100% पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे 12th में भी पूछा जाता है, 11th में भी पूछा जाता है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखो यार एक चीज तो हमें समझ आती है कि एक जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, राइट। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर कैसे करी गई है ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश है जिसकी वजह से हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सबसे पहला प्रोविजन आता है आर्टिकल 50 का। जो आर्टिकल 50 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये बोलता है कि स्टेट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे एग्जीक्यूटिव और साथ ही साथ लेजिस्लेचर जो विंग है वो डिफरेंट रहे, सेपरेटेड रहे फ्रॉम दैट ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी जो है उन पे डिपेंडेंट ना हो। और ये जो ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड आर्टिकल 50 वो यही है कि भाई हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी स्टैब्लिश करनी है। जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है ये अपॉइंट किसके द्वारा करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा करे जाते हैं। और प्रेसिडेंट के द्वारा कैसे करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा करे जाते हैं, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट से पहले जो है बहुत सारे जजेस जो प्रीवियस ईयर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो रिकमेंडेशन देते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है इन्हें अपॉइंट करा जाता है, उस सिस्टम को बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। कोलिजियम सिस्टम जो है ये मेंशन है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर कि अगर एक जज अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे अपॉइंट करेंगे, जो प्रीवियस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रह चुके होंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है अगर बात करें ये एक 9th जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कुछ नॉर्म्स, रूल्स लिखे, रिक्वायरमेंट लिखे कि किस तरह से जो है इनकी अपॉइंटमेंट होगी। इसके अलावा जुडिशरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इससे भी मेंटेन्ड है क्योंकि यार देखो जजेस के जो प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस है ये वैरी नहीं करे जा सकते, यानी कि जजेस की जो सैलरीज होती है भाई वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। उस चीज को चेंज नहीं करा जा सकता। नो डिस्कशन shall be conducted in parliament with respect to conduct of any judge of supreme court or high court। अब देखो यार ये सबका पर्सनल ओपिनियन होता है कि उन्हें एक जजमेंट किस तरह से लगी। कुछ जजमेंट अच्छी होती है, कुछ जजमेंट हम उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, राइट। तो पार्लियामेंट में किसी भी जज की जजमेंट या उनकी किस तरह से वो जजमेंट देते हैं उनके कंडक्ट के बारे में पॉइंट नहीं करा जा सकता, पार्लियामेंट के मेंबर्स वो नहीं कर सकते एक्सेप्ट व्हेन प्रोसीडिंग ऑफ द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल फ्रॉम ऑफिस,
यानी कि सिर्फ हमारे जजेस के कंडक्ट के बारे में बात तब हो सकती है जब हमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उन्हें हटाना हो, पर वैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनके जजमेंट के या उनके कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से लर्न करके जाना। नेक्स्ट, रोल ऑफ जुडिशरी। देखो जुडिशरी का हमने पढ़ तो लिया, लेकिन जुडिशरी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। देखो यार, सबसे पहली बात है कि जुडिशरी इन इंडिया इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लॉज है यार कि वो इतने ज्यादा एम्बिगस है, यानी इतने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक ही लॉ को बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जुडिशरी का काम है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी लॉज को वो इंटरप्रेट करती है और उनके मीनिंग जो है, उसका ट्रू पर्पस लोगों को बताती है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ जुडिशरी। देखो यार, जुडिशरी का सबसे पहला काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट यानी कि उसे अच्छे से समझती है और लोगों को उसका ट्रू पर्पस बताती है। जाहिर सी बात है, जो संविधान है हमारे इंडिया का, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है यार, और इसमें कुछ लॉज ऐसे हैं जो इतने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हमें उससे मतलब ही समझ नहीं आता। ऐसे ही लॉज को, ऐसे ही संविधान को, इस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है, राइट। जो जुडिशरी है, इट प्रोवाइड्स द रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल्य अधिकार। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो बिल्कुल भी लोगों को देने चाहिए और बिल्कुल हटाए नहीं जा सकते। ठीक है, तो जुडिशरी जो है उनके लिए रेमेडीज प्रोवाइड करती है। अब देखो, आर्टिकल 32 हमारे संविधान का ये कहता है कि यदि किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो आर्टिकल 32 के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और इसका इन्फोर्समेंट करा जाए। एंड सिमिलर चीज आर्टिकल 226 में भी है, बट उसमें फर्क ये है कि भाई उधर जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट की जगह, और इसी ज्यूरिसडिक्शन को रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। जुडिशरी जो है ये कभी कभार रोल ऑफ लेजिस्लेचर भी प्ले करती है, क्योंकि यार कभी कभार जब जस्टिस देना होता है तो ये खुद लॉज को जो है इंटरप्रेट करते हैं, तो लॉज को थोड़ा बहुत चेंज भी कर देते हैं या फिर बना भी सकते हैं। साथ ही साथ जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट है, ये रिमूव करे जा सकते हैं 2 केसेस में। देखो, एक जज को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। ठीक है, और सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स पे जज को रिमूव करा जा सकता है। सबसे पहले इनकैपेसिटी, यानी कि ये जो जज है वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, प्रूवन मिसबिहेवियर। ठीक है, अब अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि क्या पावर्स है पार्लियामेंट के पास। देखो, पार्लियामेंट के पास एक पावर ये है कि वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। ठीक है, केशव नंदा भारती केस इसमें बहुत फेमस केस है जो आया था। ठीक है, इसी केस को फंडामेंटल राइट केस भी बोला जाता है, और इसने बोला कि देखो, आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर तो भले ही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं करा जा सकता, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं करा जा सकता। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट चेंजेस कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो भाई उस चीज को ऑल्टर नहीं करा जा सकता, वो आर्टिकल 368 में नहीं आता, और ये चीज केशव नंदा भारती केस में क्लियर करी गई। अब क्वेश्चन आता है, ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, सबसे पहले आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट। सेक्युलरिज्म, आप जानते हो ना कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का। साथ ही साथ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, जुडिशियल रिव्यू, जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कि हमारा स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह केस में डिसाइड किया गया था, राइट टू इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करी जा सकती आर्टिकल 368 के अंदर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो भी हमने पढ़े। एंड इन अदर वर्ड्स, अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर है इन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी कि इन सारी चीजों को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जा सकता, एंड अगर पार्लियामेंट ट्राई करता है कि इन चीजों में चेंजेस करे तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल सकता है कि यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये था सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। अब हम मूव करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए। देखो इंडिया में क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर था। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर आती है, रियल पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो स्ट्रिक्ट सेंस में होता है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो होता है। यहाँ पे 3 ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, फिर जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं, इनमें जो है लेजिस्लेचर ऑर्गन को कांग्रेस बोला जाता है। और कांग्रेस में 2 पार्ट्स आते हैं, सीनेट यानी कि अपर हाउस, जैसे हमारा था लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर जुडिशरी में एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो नॉट टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेचर। अब देखो यार यूएसए में मैंने आपको सिंपल बताया कि जब मैं यूएसए की बात करती हूँ तो हमारे इंडिया में जैसे पार्लियामेंट है, इनके यहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। और कांग्रेस के 2 हाउसेज है, सीनेट यानी कि जो अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है। जो भी लॉ मेकिंग पावर है, लॉस को बनाने का जो पावर है वो कांग्रेस के पास है। और जो कांग्रेस है यानी कि एक तरह से पार्लियामेंट समझ लो, इनके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। अब टेन्योर क्या होता है, देखो जो सीनेट जो अपर हाउस है इसके मेंबर जो है 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि लोअर हाउस है इसके जो है 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। जो भी बिल हमारा लेजिस्लेचर पास करता है एक्सेप्ट मनी बिल, ठीक है, वो सारे जो है रैटिफिकेशन के लिए यानी कि वीटो मतलब साइन के लिए जाते हैं टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि एक बिल एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और यही सेम चीज इंडिया में भी होती है। The Senate shares with the President his power to make appointment, declare war and ratify treaties. अब देखो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनके पास सोल पावर थी कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो सीनेट है वो अपनी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई हमें लगता है कि अब ना वॉर डिक्लेयर कर दो, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। तो ये सारी चीजें जो है सीनेट के हिसाब से होती है, यानी सीनेट के पास काफी ज्यादा पावर है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो कांग्रेस है वो जुडिशियल कैपेसिटी में भी वर्क करती है, यानी कि इम्पीचमेंट हटाना हो प्रेसिडेंट को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो वो हमारा सीनेट काम करते हैं, ठीक है। जो यूएस के कांग्रेस है ये डेलीगेट्स लॉ मेकिंग पावर टू एग्जीक्यूटिव। अब देखो जो यूएसए के जो कांग्रेस मतलब यानी कि यूएसए का जो पार्लियामेंट है ये कभी कभार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन परफॉर्म करती है। अब वैसे तो बुक में लिखा हुआ है कि यार यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है और हमें एग्जाम में आए तो हमें वही लिखना होगा, बट व्हेन आई वाज इन 11th एंड आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर आई रियलाइज कि यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रहा है, हम देखने को मिल रहा है कि यार कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है यूएसए की यानी कि जो कांग्रेस है वो कभी कभार लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को भी दे रही है, ठीक है। और देखो जो कांग्रेस है इसे हटाया नहीं जा सकता बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट की पावर को ओवरराइड करा जा सकता है, यानी कि सेनेट के पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। मूविंग ऑन टू एग्जीक्यूटिव। अब देखो जो प्रेसिडेंट है वो आते हैं एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, पीपल। अब इंडिया में प्रेसिडेंट का एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म हो रहा था, राइट, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर कर रहे थे, बट यहाँ पे जो है President is elected by the people. The president remains in the power for 4 years. इंडिया में 5 साल का टर्म था, यहाँ पे 4 साल का टर्म है। प्रेसिडेंट के पास जो है बहुत सारे मेजर्स आते हैं, जो भी वो लॉज लेते हैं डेफिनेटली वो कांग्रेस की सजेशन पे ही होते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सब तभी होगा जब वो रेटिफाई होगा यानी कि वेरीफाई होगा बाय द सीनेट। प्रेसिडेंट जो है ये सेक्रेटरीज, ठीक है, ये सारी चीजें अपॉइंट करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगेन ऑन द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस। अब अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इंडिया में देखा कि जो प्रेसिडेंट थे वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर थे और एग्जीक्यूटिव का भी। यहाँ पे एक वेरिएशन ये है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज जो है ये लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, मिलिट्री ट्रूप्स को मोबिलाइज करते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखो प्रेसिडेंट वॉर तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल जब उन्हें मिलेगा बोथ सीनेट्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तभी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट पॉलिसीज ट्रीटीज बना सकते हैं, लेकिन वो भी वेरीफाई होगी सीनेट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है कोर्ट के बिजनेस में इंटरवेन कर सकते हैं, कैसे कि पावर ऑफ पार्डन। अब देखो इंडिया में भी अगर
किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है तो वो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है टू पार्डन, कि उनकी पनिशमेंट या तो खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इंडिया में भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, यूएसए के पास भी है, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, चेक एंड बैलेंसेस का एक प्रॉपर सिस्टम रहता है। नीदर द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस, देखो प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रेसिडेंट को कोई मतलब नहीं है कांग्रेस से, ना कांग्रेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द प्रेसिडेंट। अब जुडिशरी की बात करें, while the judges of सुप्रीम कोर्ट आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, देखो जो भी जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं यूएसए में वो किसके द्वारा नॉमिनेटेड है, अपॉइंटेड है बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है जज की सुप्रीम कोर्ट की, जो भी यूएसए के हैं, उनको रैटिफाई यानी वेरीफाई होना होता है बाय द अपर हाउस विच इज सीनेट। यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके पास सेम पावर है जैसे इंडिया के पास जजेस के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कि अगर कोई हमारा लॉ बनता है, पार्लियामेंट बनाता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो उसे रिव्यू करा जा सकता है, उसे खत्म करा जा सकता है। वही सेम पावर जुडिशरी ऑफ यूएसए के पास भी है, राइट। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक जो है सेपरेशन ऑफ पावर इन ब्रिटेन। देखो यार ये जो टॉपिक है ना, मैं मतलब रिवर्स में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब आप बुक खोलोगे एनसीईआरटी तो ब्रिटेन पहले, फिर यूएस और फिर इंडिया। बट जब आप इंडिया पहले समझ लेते हो ना तो यूएस से और ब्रिटेन आपको इजीली समझ आता है, ठीक है। अब ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया का जैसा ही मोस्ट सिमिलर, मतलब जैसा एक जैसा ही सिस्टम है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में ब्रिटिश मोनार्क आते हैं, ठीक है, यहाँ पे रूलर है। फिर लेजिस्लेटिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो हाउसेस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है और हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि लोअर हाउस है, और फिर हमारे आता है जुडिशरी। देखो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश क्वीन जो है ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करती है, यानी कि जो ब्रिटिश क्वीन है उनके पास नाम मात्र पावर है, उनके पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं होती हैं, क्योंकि वो देखो एक वो होता है ना, बोलते हैं कि राजा का बेटा राजा बनता है, तो वही चीज हेरिडिटरी सक्सेशन की वजह से क्वीन बन गई थी, ठीक है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती है, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहती है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम चीज है। क्वीन जो भी पावर एक्सरसाइज करती है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से एक्सरसाइज करती है। फिर जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट में दो हाउसेस है, सबसे पहला हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा जिसे अपर हाउस कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इन दोनों के काम काफी सिमिलर है, ये लॉस को बनाते हैं और गवर्नमेंट को चेक करते हैं कि क्या गवर्नमेंट सही तरह से फंक्शन कर रही है नहीं, और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज होते हैं तो उन पर डिबेट करते हैं। अब लेजिस्लेचर में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि जैसे इंडिया में लोकसभा जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, सिमिलरली यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स का वही सेम रूल है, ठीक है। इसके अलावा ये लॉज बनाते हैं, दे परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस। अब इंडिया में जैसे फ्यूजन ऑफ पावर है तो यहाँ पे भी थोड़ा फ्यूजन ऑफ पावर ही है, ब्रिटेन में भी। यहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये जुडिशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, वहां पे जाकर ये बैठ जाते हैं और लॉस देख सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पे जज की जगह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठते हैं, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है इस तरह से, ये आपको याद रखना है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट जुडिशरी। देखो अगर आज हम बात करें यूके की यानी ब्रिटेन की, तो जो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है जस्ट लाइक इंडिया। बट सुप्रीम कोर्ट अभी अभी एस्टैब्लिश हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इससे पहले कोई और कोर्ट होता था। अब सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा एस्टैब्लिश करा गया, अक्टूबर 2009 में एस्टैब्लिश हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट के बाद, ठीक है। तो जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इसे जस्टिस बोलते हैं, आपको पता है, इन्हें जो है प्रीवी काउंसलर्स भी बोलते हैं। और जो भी जज होते हैं उन्हें लॉर्ड की तरह बोला जाता है, उन्हें लॉर्ड का टाइटल दिया जाता है, योर ऑनर का टाइटल दिया जाता है, और इफ शी इज अ लेडी तो आप लेडी फॉर लाइफ बोलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी न्यू क्रिएट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से पहले क्रिएशन जो हुआ था वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो था हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड एपिलेट कमिटी था, जिसमें लॉ लॉर्ड्स बैठते थे। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बैठते हैं, उनको टाइटल दिया जाता था लॉ लॉर्ड्स की तरह,
ठीक है। जो ये लॉ लॉर्ड्स थे ये बेसिकली अर्बिटर्स होते थे, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स होता था उनमें सॉल्व कराते थे। साथ ही साथ ये ऐसे कुछ लोग होते थे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते थे। तो यहाँ पे भी फ्यूजन ऑफ पावर हम देखने को मिलते हैं। लेकिन जब अक्टूबर 2009 में हमारा सुप्रीम कोर्ट आया तो ये जो पावर्स लॉ लॉर्ड्स के पास थी वो खत्म हो गई थी, राइट। अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट, देखो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट नहीं आया, जब तक सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ, जो ये लॉर्ड चांसलर थे ये हेड ऑफ जुडिशरी थे। ठीक है, ये जो है कुछ फंक्शन लेजिस्लेचर के परफॉर्म करते थे, एग्जीक्यूटिव के परफॉर्म करते थे और जुडिशरी के भी। साथ ही साथ यही जो हेड ऑफ जुडिशरी थे लॉर्ड चांसलर, ये जो थे एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड भी थे। तो बेसिकली वो काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करते थे। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आ जाता है तो ये जो फंक्शंस थे वो हट गए थे, वो अब ये परफॉर्म नहीं करते थे। ठीक है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 में आया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई, उसकी वजह से सेपरेशन ऑफ पावर आ गए। जो लॉर्ड चांसलर जो पहले इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करते थे, अब सिर्फ जो है हमारा मेजर फंक्शन परफॉर्म करते थे। स्पीकर ऑफ लॉर्ड्स के लिए जो है लॉर्ड स्पीकर अपॉइंट कर लिए गए और सिमिलरली बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग पर्सन अपॉइंट कर दिए गए, तो सेपरेशन ऑफ पावर आ गई थी। So that's it guys, if you like the video please don't forget to like, share and subscribe, and कोई भी क्वेरीज हो तो मेरी जो ईमेल आईडी है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।